हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे न्यू क्लासिज्म। न्यू क्लासिज्म को हम नवशास्त्रीयवाद भी कहते हैं। हिंदी में हम नवशास्त्रीयवाद का उच्चारण करते हैं। तो अब नवशास्त्रीयवाद में क्या हो रहा था कि नवशास्त्रीयवाद का अर्थ है शास्त्रियों की कला। शास्त्रियों हम यूज़ करते हैं ना, शास्त्रियों की कला, उनसे प्रेरित कला। और ये जो कला आई थी ये रोकोको शैली के खिलाफ आई थी। उनकी शैली को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक नई शैली को उजागर किया, जो कि जिसको न्यू क्लासिज्म अर्थात न्यू क्लासिज्म कहा गया, नवशास्त्रीयवाद कहा गया। तो इसमें नए शब्द का उपयोग होता है। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं न्यू क्लासिज्म, वैसे आमतौर पर हम बोलते हैं नवशास्त्रीयवाद। इसका आम तौर पर विशेष रूप से दृश्य कला को बढ़ाने का काम किया जा रहा था। ठीक है, तो इसमें जो हम तत्व देखते हैं वह होते हैं शास्त्रीय संगीत, वास्तुकला, मूर्तिकला और सजावटी कला। ये बहुत हावी है और उस समय बहुत प्रचलन में। आइए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जब 18वीं सदी के बाद फ्रेंच राज शासन पद्धति उथल पुथल हो चुकी थी। उनका जो शासन व्यवस्था थी वह उथल पुथल हो चुकी थी। तो जो साधारण लोग थे उनको नई जागृति का एहसास हुआ। उन्होंने नए बदलते वातावरण के साथ कला में भी परिवर्तन दिखाए गए। ठीक है, तो उस समय कौन था? 15वें लुईस के शासनकाल का साम्राज्य चल रहा था। तो उस समय साज सज्जा में ग्रीक मूर्ति कलाओं का बहुत बड़ा महत्व था। ग्रीक मूर्ति कला से बहुत इन्फ्लुएंस थे। तो जो प्राचीन, फिर उन्होंने फ्रेंच समाज में जो ग्रीक मूर्तिकला के प्रति अभिरुचि बढ़ाने का कार्य किया। तो उसमें क्या किया उन्होंने? मादम पाम्बद्रू के वास्तुकलाओं को भाई बना दिया। ठीक है, तो उस समय भाईचारा चलने लगा और लोगों के जागरूकता बढ़ने लगी। उस समय इटली में उत्थान हो रहे थे, जिनमें प्राचीन ग्रीक वास्तुकला व मूर्तिकला की रोमन प्रतिकृतियाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो रही थी। जो कला प्रेमी थे उनका ध्यान आकर्षित हुआ कला में। 1738 में हिक्लुइन व 1775 में पापोई के उत्थान हुए। व प्रसिद्ध जर्मन विद्वान विक्लेमान ने ग्रीक मूर्तिकला की प्रशंसा में कई लेख भी प्रसारित किए। याद रखें, जर्मन विद्वान हैं विक्लेमान, ग्रीक के हैं। ठीक है, तो हमेशा जो नवीनता के पीछे भागने वाले प्रतिष्ठित समाज का प्रचलन हुआ, उसमें समकालीन सबसे पहले जो थे वे फ्रेंच कलाकार थे, जो कि ग्रीक कला से इन्फ्लुएंस हो चुके थे और हो रहे थे। उनके साथ उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेना शुरू किया। तो अब नई चित्रकला शैली का जन्म हुआ। अब इस शैली में क्या हुआ? जो फ्रेंच चित्रकार थे जैसे कि जाक डेविड, ये शैली थी नवशास्त्रीयवाद। इन्होंने, मतलब अगर अब पूछा जाए कि नवशास्त्रीयवाद का उत्थान किसने किया, तो आप याद रखें जाक डेविड ने किया। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखें। नवशास्त्रीयवाद ने आदर्श मानव शरीर और सौंदर्य की ग्रीक कल्पना को पुनर्जीवित किया। मतलब क्या होता है ना, ये हर कला एक नई प्रतिष्ठा लेके आते हैं कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। जैसे हम प्रभाववाद में देख रहे हैं, इम्प्रेशनिज्म में हम देखते हैं, उन इम्प्रेशनिज्म और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में क्या देखते हैं कि वो एक टाइम लाइन का चित्र रूपांकन करते हैं कि एक समय है, अगर सुबह है तो वो कैसे दिखता है, शाम है तो वो कैसे दिखता है, दोपहर है तो एक टाइम लाइन को वो करते हैं। तो हर किसी नई शैली का एक फोकस होता है किसी चीज़ पे। तो इनका था मानव शारीरिक सौंदर्य पे, जो ग्रीक कला में पहले क्या था, स्कल्पचर भी आप देखते हैं बहुत सारे। तो इस शैली के अधिकतर जो चित्र थे उनके विषय क्या थे? ग्रीक के पुराण और रोमन कथाओं की कथा। ग्रीक और रोमन की पुराण और कथाओं के लिए थे। ठीक है, इस काल में उनकी पृष्ठभूमि पर अंकित किया जाता था। अब आप इसमें देख सकते हैं, मैंने इसमें लिखा हुआ है आपको ताकि देख लें कि प्रमुख चित्रकार कौन थे। रेनो, जेरार, पोंदा व आग्र और जॉन डाविड तो है ही। ठीक है, और ये इनके शिष्य थे। कई बार पूछ ले जाता है लेकिन हमें पता नहीं होता। ठीक है, कि कौन किससे रिलेट करता है। तो हर क्या करना है आपको, आर्टिस्ट के अनुसार आपको रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपका एक सीक्वेंस बना रहे। तो हम बात करते हैं जाक डेविड की। तो जाक डेविड जो थे, उनका जन्म 1748 में हुआ और 1825 में उनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम जैक्स लुई डेविड है। ये सिर्फ पेंटर है। कई बार क्या होता है
आर्टिस्ट पेंटर भी होता है, वास्तुकार भी होता है और प्रिंट मेकर भी होता है, तो ये सिर्फ पेंटर है, ठीक है। और ये बेल्जियम के रहने वाले हैं, ठीक है। इनका जो सबसे फेमस चित्र है वह 1785 में बनाया था। डेविड ने अपना चित्र बनाया जो कि था होरेशिया का प्रण, ठीक है। ये नवशास्त्री का प्रथम चित्र था जिसको जॉक डेविड ने बनाया। विद्यार्थी जो थे अवस्था में इनका जो प्रारंभिक काल क्या था, दाविद बूशे के शिष्य थे। दाविद जो थे बूशे के शिष्य थे। बूशे मैं लिख के देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बूशे, ठीक है, बूशे के शिष्य थे। इस काल में उनके मित्र मिनर्वा की विजय में रोकोको शैली की कुछ विशेषता हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, रोकोको ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस हो रहा था, बहुत इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था और नई कला का उजागर हुआ। 1775 में प्री द रोम छात्रवृत्ति प्राप्त करके वे आगे अध्ययन के लिए रोम चले गए। कौन चले गए? जॉक डेविड, ठीक है। तो वहाँ उनको ग्रीक कला की गहराइयों में और अध्ययन करने को मिला। उनको अवसर प्राप्त हुआ कि वे और अच्छे से उसमें भाग ले सकें। रोम में उनके मित्र डिक्सीन ने उनको विक्लेमान की ग्रीक कला संबंधित से कराया था। मैंने आपको पहले बताया था विक्लेमान कौन है, हमारे जर्मन विद्वान है जो कि ग्रीक मूर्तिकला के प्रशंसक में उन्होंने लेख भी प्रकाशित किए हैं, ठीक है। और 1785 में डेविड ने अपना चित्र होरेशिया का प्रण बनाया जो नवशास्त्रीवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। इस चित्र का निर्माण उस समय जब हुआ जब राजसत्ता कमज़ोर हो रही थी और फ्रेंच जनता अपने सम्मुख रोमन गणतंत्र का आदर्श रखे हुए आगे कदम बढ़ा रही थी। तो डेविड का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वह था बूट्स के पुत्र, ठीक है। क्या होता है ना, हम जो वेस्टर्न और ये पढ़ते हैं ग्रीक और रोमन कला, तो इसमें क्या होता है कि हिंदी में इनके नाम कुछ और होता है और इंग्लिश में कुछ और होते हैं। तो इसका जो चित्र था बूट्स के पुत्र के निधन, इनका ये सबसे प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है। और ये निधन की खबर सुन के जो फ्रेंच राज्य क्रांति थी, मतलब जो इसका वो था कि स्टोरी थी वह थी कि इसके निधन पर जो राज्य क्रांति के समय चित्रित किया गया था, ठीक है। क्रांतिकारी जनता एवं राजनिष्ठ परंपरावादी दोनों को रोमन साम्राज्य का इतिहास समान आदर का विषय रहा। हुआ ये फिर 1792 में फ्रेंच राष्ट्रीय लोकसभा पर चुने जाने से दाविद फ्रेंच कला क्षेत्र के तानाशाह बन गए और उन्होंने फ्रेंच चित्रकला में रोमन ग्रीक शैली को पुनर्जीवित किया। वह नवशास्त्रीय नाम से वह देशव्यापी कला शैली बन गई। तो इनका आप याद रखिए कि इसका उत्थान करने वाले कौन आर्टिस्ट है? जॉन डेविड, ठीक है। अब तक जो शैली फली थी रोकोको जैसे, ये इनका क्या था कि ये घरेलू व ग्राम्य जीवन के चित्र बनाने लगे थे, ठीक है। ये जो कलाकार थे रोकोको वगैरह वाले, तो दाविद ने क्या किया, इनकी तरफ बिल्कुल उल्टा किया। वे उन्होंने विवश होकर नवशास्त्री के अनुयायी बनाना पड़ा, ठीक है। उनके अनुयायी को उनके अनुसार उनको बनाना पड़ा। अब उथल पुथल के साथ दाविद का पद भ्रष्ट होने लगा। अब जब राजनीतिक व्यवस्था खराब हो रही है तो किसकी राजनीतिक सही रहने वाली है, तो उससे उनका पद निष्कासित किया गया। 1804 में नेपोलियन के राजा बनते ही दाविद प्रमुख राजचित्र नियुक्त किए गए। पहले उन्हें उसमें घोषित किया गया, फ्रेंच राष्ट्रीय सभा में उन्हें चुना गया। उसके बाद उन्हें 1804 में नेपोलियन के राजा बनते ही दाविद प्रमुख राजचित्रकार बने गए, याद रखें। अब चित्रकला, वास्तुकला और पोशाक प्राचल आदि सभी कलाकारों में डेविड के विचार अनुसार परिवर्तन होता है। मतलब अब जो भी चित्र पेंटिंग है, आर्किटेक्चर है या फिर इंटीरियर होता था, तो उसमें जो भी राय होती थी वह जॉक डेविड की होती थी। उसके बाद क्या था, वातावरण पर प्राचीन रोमन कलाकारों की भी छाप उसमें दिखाई देती थी। अब नेपोलियन की अंतिम पराजय होते ही दाविद फ्रांस छोड़कर बेल्जियम चले गए। फिर 1825 में मृत्यु हुई। विषय के अनुसार दाविद ने चित्र को दो भागों में बांटा। पहला वर्ग में क्या था, उनके सक्रेट्स की मृत्यु और सेबेनाइन्स पर बलात्कार, बूट्स के पुत्रों के शवों के दहन जैसे प्रसिद्ध चित्र आते हैं। मतलब पहले वर्ग में क्या था, सैक्रेटिस की मृत्यु, सेबाइंस पर बलात्कार, बूट्स के पुत्रों के शवों के दहन, ठीक है। सारे मरने बनाने के, ठीक है, तो ऐसे हैं। फिर उनके विषय रोमन जो थे, उनका जो जिनके विषय थे फिर वे थे रोमन व ग्रीक। ये चित्र निश्चित ही
कुशलतापूर्ण है। मतलब एक तरह से अगर आप डिवाइड करें, 2 वर्ग है, ठीक है, 2 वर्ग, एक में हैप्पी वाला है, एक में दुख वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। फिर ये सब होता रहा। फिर ग्रो ने अपनी आयु के अंतिम 50 वर्ष तक दाविद के सिद्धांतों, गो कौन थे? गो मैंने आपको बता दिया कि उनके शिष्य थे, ठीक है, दाविद के शिष्य थे। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके अंतिम के 15 वर्ष तक थे, उनके सिद्धांतों को उन्होंने पालन किया। तो अपने शिष्यों को भी वे उसी तरह से चित्रण कराने का उपदेश कराते थे। वे कहा करते थे कि यह मेरा कहना नहीं है बल्कि दाविद का आदेश है। ये कौन कहते थे? अंतवान गो कहते थे, ठीक है। तो जिनमें से अग्र सबसे विख्यात हुए, उसके बाद आते हैं अग्र। तो नवशास्त्रीय चित्रकारों में कौन कौन थे? रेनोवार, जेरार, पोंदा व अग्र प्रमुख थे, जिनमें से जो सबसे विख्यात माने जाते हैं वे हैं अग्र। इन चित्रकारों की भी नवशास्त्रीय वाद पर वह विशुद्ध निष्ठा नहीं थी जो दाविद चाहते थे। मतलब दाविद चाहते थे कि इसको आगे बढ़ा जाए, पर उनका इतना नहीं था, सब अपने अपने अनुसार काम करना चाहते थे। वैसे 1808 से ही दाविद कहने लगे थे, मैंने चित्रकारों के लिए जो मार्ग निश्चित किया है वह बड़ा कष्टप्रद है। वे फ्रांस चित्रकार उस दिशा में अधिक समय तक मार्गक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट में हम करेंगे रोमांसवाद, ठीक है, रोमांटिसिज्म।